हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर तैयारी चल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे सपोर्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जनरल स्टडीज़ और आपके सब्जेक्ट के पेपर के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसके नीचे वीडियो के। आप ज़रूर वहाँ जाके चेक कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये है पार्ट 3, तीसरा पार्ट है ये करंट अफेयर्स का। अगर आपने वो 2 नहीं देखे हैं तो वो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? जो ग्लोबल जेंडर गैप है, ये कौन सी संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है? ग्लोबल जेंडर गैप है, ये जारी किया जाता है, ये इंडेक्स अभी रिसेंटली जारी किया है, ये 2022 के लिए। अभी 2022 का जो ग्लोबल जेंडर गैप है ये अभी रिलीज़ किया है। किसने रिलीज़ किया है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जारी किया है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पे रहा है इसमें आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे रहा है। उसके 90.8% है रैंकिंग में। और इसमें भारत है, जो भारत की रैंकिंग है इसमें 135। लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट आई थी उस टाइम भारत की रैंक थी 140 और अभी 135 है। इसका मतलब अभी जेंडर गैप में काफ़ी पीछे है। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हुए हैं? I2 और U2 ग्रुपिंग, ये एक्चुअली अक्टूबर 2021 में एक मीटिंग हुई थी विदेश मंत्रियों की, 4 देशों के विदेश मंत्रियों की, और उसमें ये जो I2U2 ग्रुप है इसकी प्लानिंग हुई थी। इसके जो है बैकग्राउंड इसका तैयार किया था वहाँ से। इसमें अभी रिसेंटली इनका ये शिखर सम्मेलन हुआ I2U2 का, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के है, UAE के हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, देन UAE और USA, ये I2 हो गए और ये U2 हो गए। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? अभी ये जो संस्कृति मंत्रालय है इसने ये धमक्का दिवस मनाया है, ये मनाया था सारनाथ में। कहाँ मनाया था? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में मनाया था। ये भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी का हिस्सा है। और ये किसके सहयोग से मनाया था? जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है उसके सहयोग से मनाया था सारनाथ में। तरंगा पहाड़ी पर स्थित पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक अजीतनाथ जैन मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अभी रिसेंटली जो आर्थिक मामलों की ये जो मंत्रिमंडल की कमेटी है उसने कनेक्टिविटी देने के लिए, कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो तरंगा हिल है, तरंगा हिल या और अंबाजी आबू रोड, वहाँ एक नई रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है जो पास हुआ है, इसको मंजूरी मिल गई है, सैंक्शन हुआ है। तो ये ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है जो कहाँ पे तरंगा हिल, अंबाजी एंड आबू रोड, ये ध्यान रखिएगा। रेलवे कनेक्टिविटी शुरू की है यहाँ पे रेल लाइन को है जो। और ये कहाँ पे है? अजीतनाथ का जैन मंदिर, ये
गुजरात में है। डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस ब्लॉक से संबंधित है? ये संबंधित है ब्रिक्स से। किससे? ब्रिक्स से संबंधित है। और ब्रिक्स में भी किससे? भ्रष्टाचार जो करप्शन है उससे संबंधित है। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म, इनसे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। किस संस्था ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट जारी की है? जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं उनमें जारी की है ये यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने जारी की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा? कहाँ पे हुआ है ये? राज्य कृषि और बागवानी जो मंत्री हैं उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ये ई-नैम, ये आपको पता होगा, इससे संबंधित था। ये लॉन्च किया है यहाँ पे, ये बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटक, बेंगलुरु। कौन सा संस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आउटपुट डेटा जारी करता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आउटपुट डेटा, ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो जारी करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सी कंपनी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये ध्यान रखिएगा, QHPV का उत्पादन करने जा रही है? ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे में है, कभी क्वेश्चन आ भी जाए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? पुणे। ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश, ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट, जिसे अभी हाल ही में जारी किया गया था, इसको किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है? अभी रिसेंटली जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है बाइडन, उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक जो छवि का आवरण किया था, अनावरण, और ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में 13 अरब साल पहले का ये सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है। और इस छवि को क्या नाम दिया गया है? ये नाम दिया गया है इस छवि को। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये देखे कि हाल ही चर्चा में है, खबरों में है, ये क्या है? तो ये वो सबसे पुराना जो प्रलेखित प्रकाश है, ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट, उसका नाम दिया गया, उसको ये नाम दिया गया है। ये सिर्फ जो पृथ्वी है उस पर जो दक्षिणी गोलार्ध है उससे दिखाई देने वाला आकाश का एक पेच है एक्चुअली। और ये किससे देखा गया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये लिख लीजिएगा कहीं, अदरवाइज ये PDF मिल जाएगी आज आपको। पॉप फेम एक नया ईंधन जो खबरों में देखा गया, किस स्रोत से विकसित किया गया है? ये जो पॉप फेम है, ये एक नया ईंधन विकसित किया गया है और इसका जो उपयोग है रॉकेट ईंधन से भी ज़्यादा है। और ये किससे विकसित किया गया है? जीवाणु से।
हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज कौन सा है? तीसरा पावर एक्सचेंज जो अभी लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो पहले कौन से थे? एक तो था एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज था एक तो, और दूसरा कौन सा था? ये था पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दो थे पहले, अभी तीसरा हो गया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दो पहले थे, अभी तीसरा और आया है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। और इसको ये कौन समर्थन करता है? इनका कौन कौन इनमें सपोर्ट करता है? किसके सपोर्ट से आया है ये? एक तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन स्थल कौन सा है? देखिए, माइंस और मिनरल्स है, ये हर तरीके से चर्चा में रहती है। तो टेस्ट सीरीज में तो खैर रेगुलर करवा रहे हैं, ज्योग्राफी में और भी जब टेस्ट होगा उसमें करवा दिया जाएगा। जो चर्चा में वो करंट अफेयर्स में करवा देते हैं, इसको मिस नहीं करना, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। माइंस मिनरल्स का जो टॉपिक है आपके, ये अभी जो कॉन्क्लेव हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है? देखिए, एक टाइम था जब चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर चाइना ने उस पर कंट्रोल किया और अब यही हाल इंडिया का हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है और अब चाइना से आगे निकलने वाले हैं 2023 में। आप ज्वाइनिंग करोगे जब तक निकल जाएगा इंडिया है जो चाइना से आगे। 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? 2022 में जो विंबलडन जीता है उनकी बात हो रही है, ये किसने जीता है? देखिए, चर्चा में इसलिए विंबलडन तो होते हैं, लेकिन इस ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक 23 साल की लड़की ने जीता है ये, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पहली खिलाड़ी है कजाकिस्तान की जिसने जीता है। कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी है जिसने विंबलडन जीता है और उसका नाम है एलेना रयबकिना। एलेना रयबकिना ने जीता है ये। और दूसरा जो चर्चा में रहते हैं हमेशा, नोवाक जोकोविच, उन्होंने जीता है पुरुष कैटेगरी में, नोवाक जोकोविच ने। और महिला का पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये 23 साल की लड़की है, कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने ये विंबलडन जीता है 2022 में। OALF और HELP जो कभी कभी खबरों में देखे जाते हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये HELP तो क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। और दूसरा जो OALP है, ये क्या है? ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। और अभी रिसेंटली जो इसका ऑक्शन हुआ था उसमें ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इनको तेल और गैस की जो खोज और उसका उत्पादन के लिए जो प्रस्तावित 8 ब्लॉक मिले हैं। ठीक है, ये एक नई पॉलिसी है, तेल और गैस को खोजना और उसके उत्पादन करने के से रिलेटेड है। ये देश में कहाँ तेल है, गैस है, उसको खोजो और फिर उसमें प्रोडक्शन शुरू करो। ये किसने शुरू किया? अभी रिसेंटली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है। किससे रिलेटेड है? किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ऑयल, तेल के क्षेत्र से रिलेटेड है ये। कानागनाहल्ली
जो हाल ही खबरों में रहा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? ये भीमा नदी के तट पे है ये प्राचीन बौद्ध स्थल, कानागनहल्ली। और ये जो सन्नति स्थल है उसी का एक पार्ट है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने इसके संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पे? कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? भीमा नदी के तट पे। उम्मीद है ये आपके क्लियर हो गया होगा। हाल ही खबरों में रहा, सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, कोई भी अगर टॉपिक है वो छूटेगा नहीं यहाँ पे भी, और बाकी टेस्ट सीरीज में कवर करवा देंगे, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सिंगलीला नेशनल पार्क है ये, इसने अभी 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाख पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है, और ये है वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल के जो सिंगलीला नेशनल पार्क है इसने 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाख पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। और पश्चिम बंगाल का जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है उसने 20 लाख पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है वेस्ट बंगाल में। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ ब्रिगेड INS तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? ये भारतीय नौसेना का जो स्टेल्थ ब्रिगेड INS तरकश है इसने अभी रिसेंटली जिबूती का दौरा किया था। कहाँ का? जिबूती। जिबूती का दौरा किया था। और सूडान जो नौसेना एयरबेस है, नौसेना बेस है, उसके पास सूडान नौसेना जो बेस है उसके पास में लाल सागर में, रेड सी, यहाँ पे सूडान नौसेना के साथ में अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या आएगा? सूडान। और इसमें कौन कौन से जो उनके फेमस जो जहाज हैं वो पार्टिसिपेट किया है, तो वो जहाज के नाम जो हैं वो भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कई बार नाम देके कि ये क्या है, किससे संबंधित है, किन के नाम है, तो गलत नहीं होना चाहिए। वो है अल्माज, अल्माज और निमेर, अल्माज और निमेर, ये इनके जहाज़ों के नाम है। सूडान की जो नौसेना है उसके इन जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस का जो ये कार्यक्रम हुआ है ये एक तरीके से स्टार्टअप जैसा ही था, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। किस मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशकों की पहचान की और उन्हें प्रकाशित किया? देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित किया था, अब उनको जो कविताएं, आर्टिकल्स या जो भी पब्लिकेशंस थी उनको आइडेंटिफाई करके और अब उनको प्रकाशित किया है। और ये कब किया है? ये कहा है 75th जो एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, उसके टाइम पे ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। जो संस्कृति मंत्रालय है उसने ये प्रकाशित किया है, ध्यान में रखना आपको। शिंजो आबे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? ये चर्चा में इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि एक तो उनको पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, और अभी रिसेंटली इनकी किसी ने हत्या कर दी थी। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? अभी रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी की है उसमें राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जो जीएसटी है वो 0% जीएसटी से मुक्त रखा था इसको। हाल ही खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? मिशन वात्सल्य ये कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? ये शुरू किया है WCD ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये शुरू किया। इसमें क्या होगा, देश में जो बाल संरक्षण सेवाएं हैं उनके लिए योजना है ये एक, और इसमें कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। इससे राज्यों को फंड मिलेगा जो मिशन वात्सल्य परियोजना है उससे, और इसकी अध्यक्षता जो सेक्रेटरी हैं WCD के सेक्रेटरी वो करेंगे। ध्यान रखना, मिशन वात्सल्य किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वर्ल्ड बैंक द्वारा विश्व पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? अभी ये छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए किया था, जो ये इनको मंजूरी मिल गई है। वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, और ये इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी। और उसके बाद इसमें वर्ल्ड बैंक है ये इनका वित्त पोषित करेगा, जो भी स्कूली शिक्षा परियोजना है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किया है। कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस संस्थान से संबंधित है? जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, एक टर्म सुनी होगी आपने, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, वो यही है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कंफ्यूज नहीं होइएगा हिंदी इंग्लिश में। भारत क्या है, पहले से 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इसमें सदस्य के रूप में काम कर चुका है। भारत ही इसकी यूनेस्को की 2 समिति हैं, एक तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, और दूसरा जो वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत, इसका हिस्सा भी होगा आने वाले टाइम में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है 2022 से और 2026 तक, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, और जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसका 2021 से और 2025 तक। ये नोट कर लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए तो ये आपको सब मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनेस्को। पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? अब G20 में नया शेरपा किसको नॉमिनेट किया गया है? ये किया गया है अमिताभ कांत, जो पूर्व CEO हैं नीति आयोग के, ये CEO रहे हुए हैं पूर्व, इनको है जो अपॉइंट किया है। और ये कब तक होगा? देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% 1000% पूछा जाएगा G20 का, क्योंकि ये भारत में होने जा रहा है, और दिसंबर 1 दिसंबर 2022 से ये G20 होगा। कब तक होगा? ये 1 दिसंबर 2022 से और 30 नवंबर 2023 तक भारत है जो इसका G20 का अध्यक्ष होगा। तो ये ध्यान रखना, ये उदयपुर, अभी इसके लिए फाइनल तो नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है, ये जहाँ तक है उदयपुर राजस्थान में होगा। फिर भी कोई अपडेट होती है तो इसको बता दिया जाएगा आपको, इसको फॉलो करते रहिएगा। G20 का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। किस संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है? जो ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है, ये फाइनेंशियल डेक्स डेटाबेस, ये किसने जारी किया है? देखिए जो ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रेजिलेंस इन द एज ऑफ कोविड-19।
ये अभी रिसेंटली जारी किया है, जिसमें जो मेल है उनकी कंपैरिजन में फीमेल्स के पास बैंक रहित होने की अधिक संभावना है। ये इसने वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। किसने की है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा शहर है? 2022 का जो वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? बॉन। और ये कहाँ पे है? जर्मनी। ये जर्मनी में है। किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की? ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने लॉन्च किया। इलैयाराजा जी ने हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, वो किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है? ये संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किससे? संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि एक तो ये काफ़ी फेमस है संगीत डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर है ये इलैयाराजा। दूसरा पीटी ऊषा जो एथलीट हैं। तीसरा जो फिल्म और पटकथा के राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद, इनको हैदराबाद से किया है। तो ये सभी साउथ से हैं। पीटी ऊषा कहाँ से है? पीटी ऊषा का संबंध है केरला से। और इलैयाराजा कहाँ से हैं? इलैयाराजा है तमिलनाडु से। और विजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं? ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला, तमिलनाडु, आंध्रा इनको कवर किया है। इनके अलावा एक वीरेंद्र हेगड़े को भी किया था जो स्पिरिचुअल लीडर हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये 2013 का है, फूड सिक्योरिटी। और अभी जो 2022 के लिए केंद्र ने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको जो मापदंड है उनके आधार पे 20 बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उड़ीसा ने टॉप किया है इसमें। और जो छोटे राज्य की बात करें, बड़े राज्यों की बात होगी, छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने टॉप किया है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो यूटीज हैं उनमें लद्दाख ने टॉप किया है। हाल ही खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? फील्ड्स मेडल, देखिए फील्ड्स मेडल को क्या कहा जाता है? ये बोला जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसमें? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज कहा जाता है फील्ड्स मेडल को। अभी स्विट्जरलैंड में काम करने वाली एक यूक्रेन की थी मैथमेटिशियन, उसको ये फील्ड मेडल के रूप में जो इसको नॉमिनेट किया गया है 2022 के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाए फील्ड्स मेडल 2022 किसको मिला है, तो वो नाम है मेरिना। ये यूक्रेन की है मेरिना वियाजोवस्का। और किस में मिलता है ये फील्ड्स मेडल? ये मैथमेटिक्स में मिलता है। इसको मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कौन देता है ये देता है IMU, जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन है, वो देता है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इन्होंने शुरू किया है ये कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में, किसमें? अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में दिया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड।
जो पहले राष्ट्रपति भी थे उनकी स्मृति में दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में। भारत ने सेवा उद्योग में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की है? जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की है पिछले 11 साल में? ये जो अभी सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो की है वो की है जून 2022 में। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा थी वो अप्रैल 2011 में थी। किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम ये पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है? इसमें क्या है कि परीक्षा से संबंधित सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेगा। इसके 3 भाग है एक्चुअली। एक है स्कूल, लिख लीजिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ये PDF मिल जाएगा आपको, स्कूल गंगा। दूसरा जो है वो है रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस है वो है यमुना। और तीसरा है जो मेन जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो है सरस्वती। इसको बिल्कुल कहीं लिख लीजिए या आप जहाँ भी दिमाग के किसी हिस्से में बिठाना चाहते हैं बिठा लीजिए। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। परीक्षा संगम ये CBSE ने लॉन्च किया है। इसके ये 3 भाग हैं, स्कूल गंगा, रीजनल यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती। आपसे मैचिंग में पूछा जा सकता है या परीक्षा संगम या इनमें से कोई उठा के पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है भारत में? ये नहीं पता तो लिख लीजिए 1915 है। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी क्या होता है, कोई भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक ही सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है। पता चलता है कि 1000 का कुछ किया था, खाया था या जो भी किया था, और उसका बिल आता है 1200 या 1100 या जो भी, तो वो सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है। अब आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं नहीं देना चाहते आपकी मर्जी है, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अदरवाइज आप 1915 पे फ़ोन कर सकते हैं। ये ग्राहक की मर्जी पे है कि वो देगा या नहीं सर्विस चार्ज, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जोड़ सकते। अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू ये किससे रिलेटेड है? रंपा विद्रोह से। किससे? रंपा रिवॉल्यूशन हुआ था, रंपा विद्रोह या फिर मनियम विद्रोह, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ ये शुरू किया था। अभी रिसेंटली उनकी ये 125वीं जयंती गई है, और इस 125वीं जयंती पे 30 फीट का इनकी मूर्ति का अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, कुछ लोगों को नहीं मेंशन किया गया है हिस्ट्री में, चाहे वो किसी भी फील्ड से रहे हो, किसी भी एरिया से रहे हों, तो अब उनको आगे उनका लिया जा रहा है हिस्ट्री में नाम, ऐसा कुछ चल रहा है। आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भीमावरम है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? जो डिजिटल इंडिया वीक 2022 है, ये कहाँ से शुरू हुआ? गुजरात से। गुजरात में गांधीनगर से इसका उद्घाटन किया है, और ये भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं आसान पहुंच करने के लिए है। ये डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारंभ किया है, एक तरीके से मान लीजिए आप। इसकी जो थीम थी वो थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक एड,
कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही खबरों में रहा, किसके संरक्षण से जुड़ा है? लिस्बन डिक्लेरेशन है ये महासागर जो है उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अभी ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्क्लेव हुआ है इस पे, लिस्बन डिक्लेरेशन 2022 में। पूछा जा सकता है, महासागर से संबंधित है, ध्यान में रखना आपको। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करके, और मैंने पहले भी बताया है, ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे और ये एग्जाम में भी आ सकता है। अब FSIB बना दिया गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। आप ध्यान में रखना, आपको जो सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो था BBB, इसको अब FSIB कर दिया है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। इसके चेयरमैन कौन है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन ये योजना शुरू की है अभी रिसेंटली, और इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाएं हैं उनको किराए में 50% की छूट मिलेगी। और राज्य सरकार ने ये राइड विथ प्राइड ये शुरू किया है, सरकारी टैक्सी सेवा, जिसमें महिला ड्राइवरों के लिए भी इसमें नए पद मंजूर किए हैं। तो राइड विथ प्राइड या नारी को नमन, ये दोनों ही पूछे जाएं तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? जो FATF है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहला कौन अध्यक्ष था FATF का? पहले था मार्कस प्लियर। कौन? मार्कस प्लियर। और अब कौन बन गए? T राजा कुमार। अब बन गए हैं T राजा कुमार। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसके लिए होता है? मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका अध्यक्ष बनाया T राजा कुमार को, और ये नेक्स्ट 2 साल तक, 2 ईयर तक ये इसके अध्यक्ष रहेंगे FATF की। किस केंद्रीय मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 जारी की है? ये जो SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये जारी की है अभी रिसेंटली सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसने जारी की है। 29 जून को जारी की है ये रिपोर्ट सांख्यिकी मंत्रालय ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने। और 29 जून को क्यों की है? क्योंकि इसी दिन सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत कम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप कर लीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम पे। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल किस संगठन से संबंधित है? जो PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल, ये क्या है? PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ, टाइम इसीलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि दोनों मीडियम के हैं हमारे दोस्त यहाँ पे, इसलिए उनके लिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को हिंदी में किसी को इंग्लिश में। ये PSLV का जो पोएम, ये इसरो ने से संबंधित है। किससे? इसरो से संबंधित है। चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है? आपने सुना होगा, आजकल चुनावी बॉन्ड काफ़ी चर्चा में रहता है। तो चुनावी बॉन्ड है जो एक ही संस्था है जो जारी करती है, वो कौन सी है? ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो जारी करता है। अभी 1 जुलाई से इसका जो 21st सेशन है, एडिशन है, या जो चरण है,
उसको करने की भी मंजूरी दे दी है। इसमें ब्याज वगैरह नहीं लगता है, ये जो चुनावी बॉन्ड है, और कोई पार्टी है अपने खाते में इसमें 15 दिन के अंदर अंदर उनमें है जो उस बॉन्ड्स को है जो यूज में ले सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी रिसेंटली सीडीआरआई को ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इसमें क्या रहेगा कि ये जो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीडीआरआई है। किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया है? ये ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका परीक्षण किया है अभी रिसेंटली। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये है जो मानव रहित साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मानव रहित विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो मानव रहित विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी दिशा में है ये परीक्षण किया है। ये डीआरडीओ ने किया है। कहाँ पे किया है? कर्नाटका में किया है। हाल ही खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है? कैपस्टोन ये 25 किलो वजन का एक उपग्रह लॉन्च किया है कैपस्टोन, और ये किसने लॉन्च किया है? नासा ने। चंद्रमा की कक्षा के लिए किया है, मून ऑर्बिट के लिए। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? जो PSLV C-53 है ये अभी जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, एक तो आपको ये सभी पता होने चाहिए, डीआरडीओ का, इसरो का, इनके हेडक्वार्टर वगैरह, चेयरमैन वगैरह, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है, यहाँ से इसको लॉन्च किया है। और ये सिंगापुर के लिए लॉन्च किया है। ये सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है इसरो ने PSLV C-53 से। दो 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन स्थल कौन सा है? ये 2022 में है, जो 11वां इसका जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है उसका आयोजन हुआ है, ये पोलैंड में हुआ है। कहाँ पे? पोलैंड में हुआ है। दो 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट किस वैश्विक संघ से जुड़ा है? ये भारत सहित जो शक्तिशाली जी समूह और उसके 5 सहयोगी देश हैं उसके नेताओं ने ये 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट इस शीर्षक से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। और इसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने ये जो इसमें क्लियरफाई किया है कि जो नागरिक है समाज की स्वतंत्रता या विविधता, इसको रक्षा करने के लिए जो सार्वजनिक बहस होगी या ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको खोलने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस तरीके का कह सकते हैं, या फ्रीडम। जो 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट है ये G7 से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों के लिए, आप चेक कीजिए इसको। अब करंट अफेयर्स का है, जो आगे जैसे ही और कुछ मिलता है इम्पोर्टेंट वो करवा दिया जाएगा, बाकी इसको आप जब तक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।